नमस्कार। प्रगतिशील चेतना के शीर्ष कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में आयोजित सद्भावना व्याख्यानमाला में ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑन एयर उपस्थित सभी सद्भावना प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला में आज चौथे दिवस पर वैचारिक दीप प्रज्वलित करने का यह समय है। सद्भावना व्याख्यानमाला एक माध्यम है कई सामाजिक विषयों, गांधीवादी विचारों और समाज सुधार के उन मूलभूत तत्वों को समझने का जो आज अनिवार्य है, प्रासंगिक है। आज की इस व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर भारतीय पुणे की अध्यक्ष श्रीमती अंजलि कुलकर्णी जी। आप सामाजिक सेवा और गांधीवादी विचारधारा के प्रसार में अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं। आज आप आधुनिक समाज की समस्याएं और महात्मा गांधी के विचारों में उनके निदान विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस व्याख्यानमाला की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित हैं वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर नीता तपनचोरे मैडम। आपने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमारा सौभाग्य है कि आज व्याख्यानमाला में अध्यक्ष के रूप में आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। आप दोनों वरिष्ठ जनों का अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला की समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब समय है 3 विशिष्ट जनों के सम्मुख आस्था के दीप प्रज्वलित करने का। व्याख्यानमाला के आरंभ में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवि कुलगुरु डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी और संस्था के पितृपुरुष स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के प्रति आस्था का दीप प्रज्वलित किए जाने का आग्रह करते हैं। यह दीप प्रज्वलन उनकी स्मृति को नमन करते हुए हमारी वैचारिक यात्रा को आलोकित करेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। परंपरा है कि व्याख्यानमाला का आरंभ एक देशभक्ति गीत से होता है, तो अनुरोध है संस्थान की शिक्षिकाओं से कि वह व्याख्यानमाला के उद्देश्य को सार्थक करता एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। सबके लिए खुला है मंदिर यह है हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर यह है हमारा, मतभेद को भुलाता मंदिर यह है हमारा, मतभेद को भुलाता मंदिर यह है हमारा। आओ सभी हो बंदी, आओ सभी हो धर्मी, आओ सभी हो बंदी, आओ सभी हो धर्मी, देशी विदेशियों का मंदिर यह है हमारा, देशी विदेशियों का मंदिर यह है हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर यह है हमारा। मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह जिसमें, मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह जिसमें, चाहता भला सभी का मंदिर यह है हमारा, चाहता भला सभी का मंदिर यह है हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर यह है हमारा। हमारा सौभाग्य है कि आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित है अंतर भारतीय पुणे की अध्यक्ष श्रीमती अंजलि कुलकर्णी जी। आप एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता
और गांधीवादी विचारधारा की प्रबल समर्थक हैं। अंतर्भारती पुणे की अध्यक्ष के रूप में आपने समाज सेवा और गांधी के सिद्धांतों को बढ़ावा देने हेतु कई अनुकरणीय कार्य किए हैं। सामाजिक सेवा के साथ में आप साहित्य सृजन में भी निरंतर सेवारत हैं। आपकी लिखी हुई लगभग 22 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इनमें से कई पुस्तकें स्कूल या कॉलेज के पाठ्यक्रमों में भी सम्मिलित हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। हमारा सौभाग्य है कि प्रमुख वक्ता के रूप में आज आप अपना व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय आधुनिक समाज की समस्याएं और महात्मा गांधी के विचारों में उनके निदान पर अपने विचार प्रस्तुत करें। अंतर्भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय अमर हबीब सर और सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, सभी को मेरा विनम्रता पूर्वक नमस्कार। उज्जैन के प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कवि कुलगुरु डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की स्मृति एवं कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से यह 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला में आधुनिक समाज की समस्याओं के निदान में महात्मा गांधी जी के विचार इस विषय पर मेरी बात रखने का अवसर मुझे मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। भाइयों और बहनों, मैं हिंदी में जरूर बात करूंगी, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। दरअसल स्कूली लेवल पर मैं हिंदी में अव्वल गुण प्राप्त करती थी। मैंने हिंदी के जाने माने लेखकों को पढ़ा भी है, लेकिन बाद में मेरा हिंदी से इतना ताल्लुक नहीं रहा जितना कि रहना चाहिए था। तो कृपया मेरी हिंदी की गलतियों को आप विशाल दिल से, मन से माफ कर दीजिएगा। आधुनिक समाज की समस्याओं के निदान में महात्मा गांधी जी के विचार इस विषय पर बोलने को कहा गया है। मुझे याद है लगभग 16-17 साल की उम्र में मैं गांधी जी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई थी। उन दिनों महाराष्ट्र में, पुणे में युवक क्रांति दल करके एक संगठन थी, अभी भी सक्रिय है। उससे मैं जुड़ गई थी। डॉक्टर कुमार सप्तर्षि, डॉक्टर अरुण लिमये, डॉक्टर रत्नाकर महाजन, डॉक्टर नीलम गोरे आदि नेताओं के संपर्क में मैं आई थी। तभी गांधीवाद से मेरा थोड़ा परिचय हो गया। समाजवाद, कम्युनिज्म आदि इज्म के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। अभी भी मैं सीख रही हूँ। और गांधी जी के बारे में तो स्कूली जीवन से मुझे एक जिज्ञासा थी, इसलिए उनके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ लिया। अंतर्भारती की पुणे शाखा की अध्यक्ष के तौर पर हम सब मिलके गांधी विचार जतन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात तो विवाद से परे है कि गांधी जी ने स्वतंत्र भारत के निर्माण में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई, इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन इस महात्मा को किसने बनाया होगा? ऐसी तपस्या, सत्य का आग्रह, सेवा और त्याग कहाँ से उनके व्यक्तित्व में आया होगा? ये सवाल मुझे हमेशा मेरे जहन में आता था। तो इसका उत्तर मुझे मिला कि भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका, इन 3 देशों ने गांधी जी के आंतरिक व्यक्तित्व को बनाया। अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करने की शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड में प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जीवन साधना की। और भारत तो उनकी जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्मभूमि थी। उनके परिवार ने, उनके माता पिता ने उन्हें सद्गुणों के संस्कार दिए थे। इन सभी संस्कारों से गांधी नामक एक अद्वितीय व्यक्तित्व का जन्म हुआ।
ऐसी मेरी धारणा है। आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, सरहद गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बराक ओबामा, आंग सांग स्यू की, मीरा बहन आदि कई लोग उनके जीवन मार्ग से, उनके सिद्धांतों से प्रभावित थे और उसको आत्मसात करना चाहते थे। सत्य के प्रति उनका आग्रह, उनकी नैतिकता, दृढ़ता और करुणा की ओर देश विदेश के सामान्य और असामान्य लोग आकर्षित होते थे। एक मेरे कॉलेज के जीवन का वाकया मुझे याद है कि ऐसे ही कॉलेज में सहेलियों की बहस चल रही थी, तो किसी सहेली ने कहा कि गांधी जी कायर थे। तो दूसरी ने उसे कहा, हम गांधी जी को कभी कायर नहीं कह सकते, उनके बारे में कतई ऐसा कह नहीं सकते। उन्हें तो दुनिया के इतिहास में सबसे निडर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। फिर वही पहली वाली सहेली बोली कि तो अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो क्या तुम उसे दूसरे गाल पर मारने के लिए कहोगी? ये कायरता नहीं है तो और क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तब मेरे पास नहीं था, लेकिन बाद में मैंने ऐसा सोचा कि गांधी जी के बारे में यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत बताया, इसका मतलब ये नहीं था कि वे हिंसा कर नहीं सकते थे। गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव देश विदेश के लोगों पर इतना गहरा था कि लोग उनकी बात पर, उनकी जुबान पर अपने जीवन का बलिदान देने तक को तैयार थे। उनके एक शब्द पर लोगों ने अपनी सारी धन संपत्ति, सारे जेवरात देश के लिए दान किए थे, न्योछावर किए थे। जो लोग इतना त्याग करने के लिए तैयार थे उनके एक शब्द पर, तो क्या गांधी जी उनके हाथों में हथियार देकर सशस्त्र संघर्ष नहीं कर सकते थे? जरूर कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास जबरदस्त शक्ति और ऊर्जा हो और फिर भी हम उस शक्ति को हिंसात्मक नहीं बल्कि अहिंसात्मक मार्ग के लिए लगाते हैं, तो उसके लिए अधिक साहस की आवश्यकता होती है। जब सामने से कोई व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर हमें मारने आता है, तो उसका निहत्थे सामना करने के लिए अधिक निडरता, अधिक निर्भयता, खुद पर, अपने सिद्धांतों पर पूरा विश्वास होना जरूरी होता है। और गांधी जी के पास वह निर्भयता, वह निडरता, वह आत्मविश्वास था। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, ये गांधी जी की अद्वितीय प्रतिभा शक्ति का और निर्भयता का आविष्कार है। तत्कालीन परिवेश में कई महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे थे, लेकिन गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर सत्याग्रह करने की कल्पना प्रस्तावित की। इस कल्पना के बारे में मोतीलाल नेहरू से लेकर सभी को आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने असहकार के लिए नमक जैसा तुच्छ विषय क्यों चुना। मोतीलाल जी ने गांधी जी को पत्र लिखकर इसके बारे में पूछा भी, लेकिन गांधी जी का केवल 2 शब्दों में उत्तर आया, करके देखो। मोतीलाल जी थोड़ा नाराज हुए, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी को किनारे कर कलेक्टर को नोटिस भेजी कि हम फलाना जगह, फलाना दिन नमक बनाकर कानून तोड़ रहे हैं। बस हो गया। दूसरे दिन सुबह के 6 बजे पुलिस ने मोतीलाल जी का दरवाजा खटखटाया और जैसी की अपेक्षा थी, जैसे अपेक्षित था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब मोतीलाल जी ने जेल से गांधी जी को खत लिखा। उन्होंने लिखा, बापू करके देखा, करके देखो। ये गांधी जी का एक काम का मंत्र था। नमक सत्याग्रह
बाद में कितना प्रभावशाली रहा, ये तो आप सब जानते ही हैं। नमक सत्याग्रह और सूत कताई, ये दोनों गांधी जी के असाधारण प्रतिभा शक्ति के उदाहरण हैं, आविष्कार हैं। उनके प्रतिभा शक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कर कुटीर उद्योग, सूत कताई, बुनियादी शिक्षा जैसे कई विचार प्रस्तावित किए और उस पर अमल किया। गांधी जी ने सूत काटने जैसा अत्यंत सरल और सहज कार्य देकर सामान्य जनता को, आम आदमी को अपने अंदर देशभक्ति, स्वावलंबन, श्रम की गरिमा, इस भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने चरखे के माध्यम से लोगों में ये भावना पैदा की कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी कुछ योगदान है। वे चरखे का उपयोग मैनचेस्टर को चुनौती देने के लिए करना चाहते थे। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, लेकिन गांधी जी के लिए स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था। उनके अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति का अर्थ था स्वतंत्र नई जीवन दृष्टि पर आधारित नए समाज का निर्माण। उनकी इस दृष्टि को आज के युग में हमें अपनाना चाहिए। राष्ट्रवाद, इस संकल्पना के बारे में आज बहुत विवादास्पद कल्पनाएं रूढ़ हुई हैं, लेकिन गांधी जी के मन में राष्ट्रवाद की संकल्पना कितनी सुस्पष्ट थी, ये जो उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को खत लिखा था उससे स्पष्ट होता है। उन्होंने इस खत में लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से बंद हो। सभी देशों की संस्कृति की लहरें मेरे घर पे से मुक्त रूप में बहे, लेकिन अपनी मिट्टी में लगे अपने पैरों को मैं मिटने नहीं दूंगा। इस राष्ट्रवाद ने, महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद की विशेषता यही थी कि इस राष्ट्रवाद ने भारत की राष्ट्रीय पहचान तो स्थापित की, लेकिन उसे राष्ट्रीय अहंकार का दर्पण नहीं बनने दिया। गांधी जी का यह सपना था कि भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवाह विशाल मानवतावाद के साथ एकाकार हो। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? आज के समय में हमने गांधी जी के इस विचार को कहां से कहां पहुंचाया है। आज अपनी अलग सोच अभिव्यक्त करना राष्ट्रद्रोह के बराबर माना जाता है। राष्ट्रवाद की विशाल संकल्पना को हमने कितना संकुचित कर रखा है, ये देखकर हमें खेद होता है। उसी प्रकार गांधी जी की राम संकल्पना को भी समझ लेना जरूरी है। गांधी जी का राम समझने में इतना आसान नहीं है। आचार्य विनोबा जी ने कहा था, गांधी जी के राम केवल दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि दशरथ ने जिस राम का नाम अपने बेटे को दिया वह यह राम है। यह राम कौन सा है? जीवन में जो सत्य है, सत विचार है, सत भावना है, गांधी जी इसे राम कहते हैं। सत्यमेव जयते उन्होंने कहा था, और यह भावना सभी धर्मों में है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि जो जे वांछील तो तेला हो। इसका मतलब है जिसकी जो सद इच्छा हो वो पूरी हो जाए। क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है लेट द ट्रूथ प्रिवेल। मुस्लिम धर्म में कहा जाता है इंशाल्लाह, मतलब सद्भावना। गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा था? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये जो सन्मति है, ये जो सद्भाव है, सत्य है, वही गांधी जी के राम है। यह राम संकल्पना हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सद्भावना जतन करनी चाहिए, तभी देश में शांति फैल सकती है। गांधी जी के सामाजिक न्याय के बारे में विचार भी
ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण थे। वे कहते थे, वो अर्थशास्त्र जो धनशक्ति को बढ़ावा देता है और कमजोरों का शोषण कर धन संचय करने के लिए धनवानों को बल देता है, वह अर्थशास्त्र मिथ्या एवं अंधकारपूर्ण अर्थशास्त्र है। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और कमजोरों के सर्वोच्च हित की बात करता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के साथ अपरिग्रह के सिद्धांतों को भी बढ़ावा दिया था। वो कहते थे कि तुम करोड़ों रुपया कमाओ, लेकिन ये याद रहे कि ये धन तुम्हारा खुद का नहीं है, अकेले का नहीं है, ये समाज की संपत्ति है और इसका विनियोग समाज के लिए करो। गांधी जी की इस विश्वस्त भावना को आज देखते हैं तो लगता है, आज अगर गांधी जी होते तो उन्हें कैसा लगता। सत्ता की लालच के लिए मचे हाहाकार और मूल्यहीन मानवीय व्यवहार को देखकर वो क्या सोचते, ऐसा मन में आता है। गांधी जी ने लोगों को गांव की ओर चलो ऐसा संदेशा दिया। वे जानते थे कि असली भारत देहातों में है। जब गांव सुधरेंगे तभी देश सुधरेगा। आज हमारे गांव शहरों से जुड़े उपांगों की तरह हैं और उनकी दया के ऊपर जी रहे हैं। मानो गांवों का अस्तित्व शहरों द्वारा शोषण करने के लिए है। ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। आज भी यही परिस्थिति है। गांधी जी उस समय ये परिस्थिति बदलने के लिए काम करते थे। आज हम क्या देखते हैं कि आज हमारे शहर भीड़ से खचाखच है और गांव विकासहीन पड़े हैं। ये परिस्थिति बदलनी चाहिए और उसके लिए गांधी जी के विचार पर हमें चलना चाहिए। जब देश को आजादी मिली तब पूरा देश स्वतंत्रता समारोह में मग्न था। लेकिन गांधी जी तब क्या कर रहे थे? गांधी जी तब पुणे के पास उरली कांचन में लोगों के स्वास्थ्य के लिए आश्रम की स्थापना कर रहे थे। आजाद भारत में गांवों में लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे होगी, कैसी होगी, इसका विचार वो कर रहे थे, क्योंकि वे स्वतंत्रता से भी ज्यादा स्वशासन, स्वराज को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। ये सभी विचार गांधी जी ने उनकी किताब हिंद स्वराज में बहुत अच्छी तरह से रखे हैं। हमने हिंद स्वराज का बहुत गहराई से पढ़ाई करना चाहिए। एक बार गांधी जी को किसी ने पूछा कि क्या आप मशीनी युग के खिलाफ हो? तब गांधी जी ने बहुत ही समझदार भाषा में उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर भी एक मशीन है, तो मैं मशीन से विरोध कैसे करूंगा? लेकिन मशीन को मनुष्य का गुलाम बनना चाहिए। तो मनुष्य को मशीन का गुलाम नहीं बनना चाहिए। आज हम देखते हैं कि मोबाइल से लेकर कई यंत्रों के मानो हम गुलाम ही बन गए हैं। तो इस परिस्थिति में गांधी जी की सोच की याद जरूर आती है। मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, इसके बारे में भी उनका कहना था। उन्होंने कहा था कि आई बिलीव इन प्रोडक्शन बाय मासेस रादर देन मास प्रोडक्शन। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यंत्रों को हम शरण नहीं जाना चाहिए, यही उनकी सोच थी। तो आज जो बेरोजगारी बढ़ गई है और यंत्र का भूत हमारे सर पे सवार हो गया है, इसका जो हल है वो गांधी जी की सोच में ही हमें मिल सकता है। गांधी जी की दूरदृष्टि इतनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने पर्यावरण के बारे में भी कितने अच्छे विचार रखे थे। उन्होंने पर्यावरण के विनाश के बारे में
चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अत्यधिक नहीं करना चाहिए। पृथ्वी सभी का शोषण करने के लिए पृथ्वी सभी का पोषण करने के लिए, लेकिन अमर्याद तृष्णा को संतुष्ट करने में असमर्थ है। विशेष बात यह है कि ये विचार गांधी जी ने उस समय रखा था जब प्राकृतिक संसाधनों की विश्व में कोई कमी नहीं थी। उनकी दूरदृष्टि कितनी गहरी थी, इसका ये उदाहरण है। आज पर्यावरण का इतना विनाश हम कर रहे हैं, इस पार्श्वभूमि पर गांधी जी की सोच कितनी सच्ची थी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। गांधी जी का जीवन सेवा और त्याग का प्रतीक है। जहां भी कष्ट हो, पीड़ा हो, दैन्य हो, गांधी जी मदद के लिए दौड़ पड़ते थे। महामारी के रुग्णों की सेवा करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं लगती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक महामारी उपचार का केंद्र भी स्थापित किया था। इस राष्ट्रपिता ने स्वयं हाथ में झाड़ू देकर भारतीयों को स्वच्छता का संस्कार दिया। गांधी जी की ओर बहुत लोग आकर्षित होते थे। इसका कारण यही था, गांधी जी के विचार और आचरण, उनकी कहनी और कथनी में बिल्कुल फर्क नहीं था। उनके नैतिक मूल्यों का असर निश्चित रूप से लोगों पर हुआ करता था। भाइयों और बहनों, गांधी जी के इन सभी विचारों का अमल आज करने की बहुत पैमाने पर आवश्यकता है। हमारे देश में और पूरे विश्व में जो युद्ध सदृश परिस्थिति है, धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रदेश को लेकर परस्पर द्वेष की भावना विभिन्न समूहों में बढ़ रही है। इस परिस्थिति में केवल अहिंसा और परस्पर प्रेम एकमात्र मार्ग है, क्योंकि हिंसा से हिंसा बढ़ती है, द्वेष से द्वेष ही बढ़ता है और प्यार से प्यार बढ़ता है, शांति से शांति बढ़ती है। भाइयों और बहनों, आज देश की परिस्थिति बहुत भीषण हो गई है। हमारे पास गांधी विचार की एक बहुत मूल्यवान चीज है, पूंजी है, लेकिन हमने उसे कहीं खो दिया है। सचमुच हमने गांधी जी के विचारों का क्या करके रखा है? ये सच है कि आज दुनिया मोबाइल की स्क्रीन जितनी छोटी हो गई है। पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, ग्लोबल विलेज। लेकिन क्या ये गांधी जी के सपनों वाला विलेज है? क्या ये गांधी जी के सपनों वाला भारत है? यहाँ शांति नहीं है, संतोष नहीं है, एकता नहीं है, समानता नहीं है। यहाँ स्पर्धा है, ईर्ष्या है, हर कोई सत्ता चाहता है और उसके लिए हर दिन किसी ना किसी की हत्या हो रही है। एक राक्षसी महाशक्ति दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ हमेशा युद्ध चलता रहता है, कभी हिरोशिमा, कभी वियतनाम, कभी ईरान, कभी इराक, कभी भारत पाक, कभी इजराइल पैलेस्टाइन। लेबल भी उनका है, लेबल भी उनका है, हथियार भी उनके ही पास है। दीन दुबलों का खून मात्र बह रहा है। कौन यहाँ जात धर्म के नाम पर दुश्मनी का जहर बो रहा है? नफरत और हिंसा का प्रकोप क्यों बढ़ रहा है? कौन इस सहिष्णु देश के टुकड़े टुकड़े करने पर तुला है? यहाँ स्त्रियों पर, दलितों पर अत्याचार क्यों क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार का अंधेरा क्यों है? ये धरती तो खून नहीं चाहती, इसे केवल शांति और शांति चाहिए। आज देश के सामने जो भी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, नैतिक मूल्यों की अधोगति है, स्त्रियों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पर्यावरण की समस्याएं बढ़ रही हैं, समाज की पूंजी केवल कुछ थोड़े धनिकों के पास इकट्ठा हो रही है। इन सभी समस्याओं का हल गांधी जी के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, नैसर्गिक साधनों का रक्षण, नई तालीम, श्रम प्रतिष्ठा, गांव सुधार,
जैसे विचारों में हैं, इसलिए गांधी जी के विचारों के राह पर चलना यही आज के युग में मानव जाति के लिए उचित रहेगा। भाइयों और बहनों, लेकिन मैं आशावादी हूँ, मैंने आशा छोड़ी नहीं है। आने वाली पीढ़ी पर मेरा बहुत विश्वास है, भरोसा है कि आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो नई पीढ़ी है, बहुत सोच समझ कर और प्रगल्भता के साथ पाँव आगे रखती हैं, कुछ कार्य कृति करती हैं, तो इस देश की और विश्व की इस परिस्थिति में ज़रूर ये नई पीढ़ी गांधी जी की सोच अपना लेगी, अहिंसा और शांति को अपना लेगी। इसका मुझे पूरा-पूरा विश्वास है, भरोसा है। फिर एक बार मैं आप सभी को, संयोजकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने अपने गांधीवादी विचारों से हमें एक नई दृष्टि प्रदान की है। आपके विचार हमें समाज सुधार की दिशा में प्रेरित करते रहेंगे। हमारा एक और परम सौभाग्य है कि आज समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित एक ऐसी शिक्षाविद जिनके अपने अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में गांधी विचार प्रमुखता से प्रतिबिंबित होते हैं। आपको अर्थशास्त्र विषय के प्राध्यापक के रूप में 35 से अधिक वर्ष का लंबा अनुभव है। आपके मार्गदर्शन में 13 से अधिक शोधार्थियों ने अपने शोध कार्य को पूर्ण किया है। 70 से अधिक शोध पत्र आपके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गए हैं। 7 पुस्तकों का लेखन, 100 से अधिक राष्ट्रीय सेमिनार वर्कशॉप में वक्ता के रूप में भागीदारी, यूजीसी नई दिल्ली के रिसर्च अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार आपके व्यक्तित्व को और विराट बनाते हैं। ऐसी परम विदुषी वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर नीता तपनचोरे जी से आग्रह करते हैं कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन देकर कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान करें। सद्भावना सभागृह में उपस्थित सभी महानुभाव, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमसे डिजिटल रूप में जुड़े सभी उपस्थित जन और रेडियो दस्तक पर इस व्याख्यान माला से जुड़े सभी श्रोतागण, आप सभी को नमस्कार। 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन पर मैं नीता तपनचौरे सर्वप्रथम श्रद्धेय कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी को और कर्मयोगी वरेण्य श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी को सादर नमन अर्पित करती हूँ। अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के समिति के अन्य सभी सदस्यों के साथ आयोजक संस्थाओं भारतीय ज्ञानपीठ, श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी और श्री कृष्ण शिक्षण परमार्थ समिति को साधुवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज के सत्र में हमने पुणे से विदुषी श्रीमती अंजलि कुलकर्णी जी का रोचक और ज्ञानपरक व्याख्यान सुना। गांधीवाद से व्यवहार के रूप में कुछ सिरों पर जुड़े हुए व्यक्ति के उद्बोधन के पश्चात यह अध्यक्षीय दायित्व मेरे लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतः मैं आप सभी सुधीजनों से विनम्र आग्रह करूंगी कि मेरे इस लघु प्रयास को विशाल हृदय से स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। आधुनिक समाज की समस्याएं और महात्मा गांधी के विचारों में उनके निदान, यह विषय अत्यंत व्यापक है। हम जिस पीढ़ी या जिस समय में जन्म लेते हैं, हम उससे परिभाषित होते हैं और उस पीढ़ी के सोच, व्यवहार, प्रतिक्रियाएं भीतर से ज़्यादा बाहरी कारकों से प्रभावित होती हैं। किसी भी बदलते समाज में समष्टिगत समस्याओं के अमूमन निदान मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे स्थायी रूप धारण कर लेती हैं, वैसे ही कुछ निदान भी सनातन हो जाते हैं और यहीं पर गांधी प्रासंगिक होते हैं। दरअसल वैश्विक, स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर, तीनों ही स्तरों पर गांधी टाइमलेस हैं, क्लासिक। हम किस पीढ़ी और समय में पैदा होते हैं उससे बहुत हद तक परिभाषित होते हैं। उस पीढ़ी की सोच, व्यवहार और प्रतिक्रियाएं भीतर से अधिक बाहरी कारकों से प्रभावित होती हैं। ऐसे में बदलते समाज में व्याप्त समस्याओं के
अमूमन सार्वभौमिक निदान मिलना मुश्किल होता है, किंतु जैसे कुछ समस्याएं स्थायी रूप धारण किए हुए होती हैं, वैसे ही कुछ निदान भी सनातन हो जाते हैं और ऐसे में गांधी प्रासंगिक हो उठते हैं। दरअसल गांधी वैश्विक, स्थानीय और व्यक्तिगत तीनों स्तरों पर टाइमलेस हैं, कालातीत हैं। ये आश्चर्यजनक बात है कि भारत के संदर्भ में ही नहीं, जब वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र मोटे तौर पर आधुनिक समाज की समष्टिगत समस्याओं के लिए धारणीय विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करता है, तो उसके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सूची में लगभग वे सभी समस्याएं होती हैं जिनको गांधी ने दशकों पूर्व 2 कॉलोनाइज्ड राष्ट्रों यानी साउथ अफ्रीका और स्वयं अपने राष्ट्र भारत में या तो संबोधित किया था, उस पर बात रखी थी, विचार रखे थे, या उन पर संघर्ष किया था। जैसे गरीबी उन्मूलन, भुखमरी और खाद्य सुरक्षा, धारणीय शहर, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, सम्मानजनक रोजगार, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, जलवायु परिवर्तन और सहकार, जिसे हम कोलैबोरेशंस या पार्टनरशिप्स कह सकते हैं। और 2003 तक जब इन लक्ष्यों को पाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस अपने इस पूरे SDGs का ब्लूप्रिंट या मसौदा तैयार करता है, तो उसका मोटो होता है लीव नो वन बिहाइंड, यानी कोई पीछे न छूटे। जबकि गांधी ने 1908 में ही अपनी इस बात पर संकल्पना रख दी थी, सर्वोदय। उन्होंने तभी अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति के उत्थान से ही विकास संभव माना था, जिस पर तमाम अर्थशास्त्रीय मॉडल्स घूम फिर कर और मोहभंग से असफल होकर पहुंचते हैं। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज उज्जैन में अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ और पिछले 35 वर्षों से MA का एक पर्चा है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, जिसमें तमाम मुख्य पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के मॉडल्स के साथ गांधीयन थॉट भी शामिल है, जिसमें बात होती है ग्राम स्वराज की, लघु और कुटीर उद्योगों की, सहकारी और संपोषणीय कृषि की, श्रम की गरिमा की, स्थानीय संसाधनों के उपयोग की, सामुदायिक जीवन की, और इन सब के माध्यम से पलायन रोककर कृषि को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की। दूसरी ओर जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था का पर्चा पढ़ाते हैं तो बात होती है रूरल अर्बन डिवाइड की और कृषि के पिछड़ेपन की, छोटी जोतों की, लघु और सीमांत कृषकों की, गरीबी और ऋण के दुष्चक्र की, पलायन की, छिपी बेरोज़गारी की। बात ही यहीं से शुरू होती है। विडंबना ये है कि दोनों पुस्तकें पास पास रखी रहती हैं, समस्याएं और निदान दोनों लिए हुए हैं। अब जब किताबों की दुनिया से निकलकर असल दुनिया में एक अभूतपूर्व संकट गहराता है कोविड-19 का, तो कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में लॉकडाउन लग जाता है और सब कुछ थम जाता है। सारे उत्पादन, सारी सप्लाई चेन्स ध्वस्त हो जाती हैं। विदेशों से देशों के बीच, महानगरों से शहरों कस्बों के बीच, शहरों से गांव के बीच, और अर्थव्यवस्था में चलते रहते हैं तो बस कुछ गली मोहल्ले की किराना दुकानें, फेरी वाले, कुछ स्वसहायता समूह और गांव में कृषि, और शहरों से घरों की ओर पैदल लौटते प्रवासी मजदूर। ऐसे में गांधी का पुनराविष्कार होता है। वे किताबों से निकलकर सरकारी योजनाओं के मजमून में दाखिल हो जाते हैं। पहले से चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा, उसी से सहारा मिलता है घर लौटे मजदूरों को। दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की नींव रखी जाती है। सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों यानी MSME सेक्टर और महिला स्वसहायता समूहों की शक्ति को पहचान कर उनको बल में दिया जाता है।
स्वप्रेरित परोपकार भी इस दौर में चरम पर पहुंचा। गांधी जी का ट्रस्टीशिप फॉर्मूला, जो विधिक या आर्थिक स्तर पर चाहे विवादित रहा हो, उसकी भावना जो है वो यहाँ पर स्वतः सजीव हो उठती है। उन्होंने जो ये फॉर्मूला ट्रस्टीशिप का दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से ट्रस्ट बनाकर या स्वेच्छा से धन का प्रवाह अमीरों से गरीबों की ओर हो, वो भावना जो उस समय साराभाई, बजाज और बिरला जैसे उद्योगपतियों के समय फलीभूत थी, वो बाद में, गांधी जी के बाद में टाटा, इन्फोसिस, विप्रो और बिरला, इन सब परोपकारी व्यावसायिक घरानों तक पहुंची। और इसी की मूल भावना इस कोविड-19 के दौर में स्वतः विस्तारित हो गई पूरे समाज में। तो महामारी के दौर में उस समय गांधी जी स्वयं व्यक्तियों की सेवा किया करते थे। आज उनके विचार पुनर्प्रयुक्त हो उठे और गांधी का स्वदेशी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय और स्वावलंबन का चरखा चल उठा। लेकिन कितना दुखद है कि यूरोप की उस सभ्यता की चपेट में आज का पूरा आधुनिक समाज आ गया। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, युद्ध, सत्ता और प्रभुत्व की लड़ाई, संसाधनों की होड़, धार्मिक और नस्लीय उन्माद, भेदभाव, इन सब से उपजी अशांति, और दूसरी ओर ईर्ष्या, कामनाएं, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, इस सब से उपजी व्यक्तिगत अशांति। और इस अशांति के लिए अजीब बात है कि कहीं बाहर जाना, मिलना जुलना या सोशलाइज भी नहीं करना पड़ता। एक बंद कमरे में अकेले बैठे एक छोटे से स्क्रीन से जो कुंठा, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, उससे उपजा तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी हैंडल ही नहीं हो रहा है। इस सब के निदान भी गांधीयन थॉट में हैं। जब गांधी जी आवश्यकताओं को न्यून करने की बात करते हैं, मार्जिनल लिविंग की, गांधी जी का प्रसिद्ध वाक्य, नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, यह एक मूल वाक्य था जो बेहद दूरदर्शितापूर्ण था। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, ईशावास्योपनिषद का यह वाक्य, जिसका अर्थ है त्यागपूर्ण उपभोग करें, त्यागपूर्वक उपभोग करें, समाधान है इसी में, प्रकृति का भी और व्यक्ति का भी। और सादा जीवन, उच्च विचार, गांधी जी ने इसी सूत्र से संतोष का निदान दे दिया था। स्वराज, गांधी जी का यह विचार मात्र राजनीतिक संदेश नहीं है, उन्होंने इसके माध्यम से हर व्यक्ति को एक गूढ़ आध्यात्मिक मंत्र दिया कि हम अपने ऊपर राज्य करें, यही स्वराज्य है और यही हमारे हाथ में है। इससे देखें तो हम सारे निदान हमें मिलते हैं, क्योंकि हम अपने दुरूह अंतर्मन के हिमालय पर यदि अपने स्व की, निज की पताका फहरा लें, तो हमें समस्त चारित्रिक दुर्बलताओं से बहुत हद तक निजात मिल जाएगी, हम उन पर विजय पा लेंगे। जैसे शिक्षा पर उन्होंने कहा था, अक्षर ज्ञान नहीं, सच्चा शिक्षित वो व्यक्ति है जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा हुआ है, इंद्रियां वश में हैं, नीच कामों से उसे नफरत है, भावनाएं शुद्ध हैं और जो दूसरों को समान समझता है। उनके इन विचारों को यदि हम आत्मसात कर लें तो सत्य, संतोष, शांति, सहकार, सम्मान और समावेशन अपने आप ही पैदा हो जाएंगे और शांति स्थापित हो जाएगी, भीतर भी और बाहर भी। और उस स्वराज के लिए सत्य का आग्रह यानी सत्याग्रह हर पल करते रहना होगा, व्यक्ति को भी और समाज को भी। यदि कहीं कुछ भी गलत है, अनैतिक है, असत्य है, तो असंतोष पैदा होगा और उस असंतोष को दबाना नहीं है, वरन इस अनरेस्ट को, डिस्कंटेंट को हमें समझना और सुनना होगा। तभी परिष्कार होगा, तभी सुधार होगा, क्योंकि गांधी जी के अनुसार सुधार के पहले असंतोष आवश्यक है। हम तेज़ी से विकास के पथ पर अग्रसर हैं,
और विकास प्रगति के लिए अपने गौरवमयी सभ्यता का अनुसरण करना निर्विवाद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इतिहास का यथार्थवादी विश्लेषण किया जाए, क्योंकि गांधी जी अपने कट्टर दुश्मनों यानी अंग्रेज़ों का भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते थे और साथ ही अपने देश और देशवासियों की दोषों को भी रेखांकित करते थे। तो हमें भी हर छोटे बड़े योगदान को समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखना होगा, लेकिन साथ ही अपने दोष, अपनी कमियों को भी स्वीकारना होगा, क्योंकि इतिहास मात्र सिलेक्टिव महिमामयी गौरवमयी गाथा का महिमा मंडन नहीं होता, बल्कि इतिहास एक सबक भी होता है। अब वर्तमान की बात करें तो एक महत्वपूर्ण स्तंभ जिस पर प्रामाणिक सत्य के आग्रह का जिम्मेदारी दायित्व हमेशा रहा है, वो है पत्रकारिता। और इसकी समस्याओं के लिए भी गांधी जी ने उसकी भूमिका स्पष्ट करते हुए ही निदान दे दिए थे। जैसे उन्होंने पत्रकारिता के 3 ज़रूरी दायित्व बताए। पहला ये कि लोगों की भावनाओं को सुनना, समझना और जस का तस प्रकट करना। दूसरा, अमुक ज़रूरी भावनाएं पैदा करना। और तीसरा, यदि कहीं कुछ दोष है, कुछ गलत है, तो उसका बेधड़क प्रकटीकरण करना। तो आज के सोशल मीडिया और एआई के युग में तो इन गुणों को समावेश करना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गांधी यूँ तो हर युग में प्रासंगिक हैं, लेकिन गाहे बगाहे वो जीवंत भी होते हैं। जैसे जब पंचायती राज लागू होता है, या उससे भी अधिक वो सफल होता है जब महिलाएं अपने आत्मबल का प्रयोग करती हैं, जब स्वच्छता मिशन या शौचालय निर्माण सफल होता है, जब उन्हें गांधीगिरी के रूप में युवा पीढ़ी तक सिनेमा पहुंचाता है, तब गांधी जीवंत हो उठते हैं। अभी हाल ही में उज्जैन शहर में महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया। दूसरे दिन कचरा गाड़ी वाले को कचरा देते हुए जब उस दल से बात की इस पर, तो प्रत्यक्ष उस समारोह का हिस्सा ना होते हुए भी उन्होंने, उनके चेहरे पर जो गौरव का भाव झलका, उसमें गांधी मुस्कुराए। तो महात्मा गांधी ऐसे रोल मॉडल जिन्होंने गलतियां की सामान्य मनुष्य की तरह, किंतु फिर प्रयोग किए, सुधार किया और उस सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने आदर्शों को जिया, उन्होंने अपनी धारणाओं को धारण किया। इसलिए समस्याओं का निदान उनके इसी वाक्य में है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और इसके आगे जो हमारे प्रमुख वक्ता जी ने आज घटना सुनाई, और वह वाक्य कि करके देखो, तो ऐसे महात्मा, ऐसे राष्ट्रपिता और कर्मयोगी और उस दौर के हर स्वतंत्रता सेनानी को मैं श्रद्धेय कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की कुछ पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, इस राह पर वे ही चलते जो पा गए चलने का स्वाद, जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। और अब अंत में मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सब विद्वज्जनों से संवाद कायम करने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए आयोजकों का पुनः आभार। धन्यवाद। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हृदय से धन्यवाद मैडम। आपने अपने अनुभव और विचार से हमें प्रेरणा दी है। आज के मुख्य वक्ता श्रीमती अंजलि कुलकर्णी जी ने भी हमें अपने बहुमूल्य व्याख्यान से लाभान्वित किया है। आप दोनों के प्रति संस्था की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। व्याख्यानमाला में प्रतिवर्ष आने का अवसर मिलता है और गांधी के विचारों को और सद्भावना की बात को हमेशा आगे बढ़ाते रहे, प्रशंसा की बात है। कि जो ये व्याख्यानमाला चल रही है, इसके जो वो है कि आज कितना ये रिलेवेंट है, ये
इतना रिलेवेंट पहले कभी नहीं रहा था जो आज के समय हो गया है। खासकर पिछले 20 साल से सोशल मीडिया के आने के बाद से जो हमारी युवा पीढ़ी जो अच्छी चीज़ों से दूर होती जा रही है, तो ये व्याख्यान माला जो एक कमी हमारे बच्चों में उभर के आ रही थी, उसको पूरी तरह से दूर करने में सक्षम होगी, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। ये जो व्याख्यान माला है यहाँ कराई जा रही है, जिसका 22वां वर्ष इस समय चल रहा है, ये सद्भावना व्याख्यान माला कई मामलों में मुझे पूरे देश में अनूठी लगती है। व्याख्यान माला और व्याख्यान मालाओं का आयोजन तो प्रायः अनेक स्थानों पे होता रहता है, मगर उज्जैन जैसे सांस्कृतिक वैभव के शहर में ये जो व्याख्यान माला का आयोजन हो रहा है, ये कई दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने 22 पड़ाव अपने पूरे किए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इन 22 पड़ाव में देश का कोई भी किसी भी क्षेत्र का ऐसा कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हो जिसने यहाँ आकर इस व्याख्यान माला में अपने विचार व्यक्त न किए हों और अपने आप को एक सुखद अनुभूति प्राप्त न की हो। तो उस दृष्टि से बहुत है। अगर हम पुराने दिनों को याद करें तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज से 25 साल पहले बुरहानपुर में एक अखिल भारतीय स्तर की व्याख्यान माला होती थी, जो अब लगभग शायद बंद हो गई है या एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। इंदौर में हमारे, जहाँ मैं 22 साल रहा, आकाशवाणी का संवाददाता रहा, वहाँ अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की। तो बहुत सुखद लगता है कि आज इसी तरह की व्याख्यान माला का एक प्रतिष्ठा का ऊंचाइयाँ और उत्कर्ष हम यहाँ उज्जैन में देखते हैं। और आज मैंने इसकी व्याख्यान माला के दूसरे दिन में यहाँ स्वयं व्याख्यान सुनकर इसको अनुभव भी किया है। युवा पीढ़ी के लिए ये सब जो व्याख्यान माला का हो रहा है, इससे सबको प्रेरणा मिलती है और युवा पीढ़ी में जो एक संस्कार का जो आ रहा है वो इससे काफ़ी वो मिल रहा है और आगे काफ़ी इसका वो युवा पीढ़ी वो करेगी इसका सदुपयोग। सर, ये करीब 22 सालों से इसका आयोजन हो रहा है, 23वीं अखिल वो है। और इसमें मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं श्री कुलशेष जी। वो मेरे पिता तुल्य थे और वैसे मेरा मित्रवत व्यवहार करते थे। वो काफ़ी में उनका हो रहा है सब, और उन्होंने इस को जो दिया है और लोगों के लिए, उज्जैन शहर के लिए, और डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में जो यह व्याख्यान माला चल रही है, इससे काफ़ी लोगों को वो जुड़ाव है और काफ़ी लोग इसका वो ले रहे हैं, ऑनलाइन भी और रेडियो दस्तक से भी, और यहाँ जो ज्ञानपीठ से जो सभागृह में जो रोज़ चल रहा है। और इसमें कई पुराने अच्छे वो रहे हैं, व्याख्यान में आए हैं सर, बड़े बड़े देश के विशिष्ट अनुभूतियाँ सब, ये सब बड़े सर का, उनका कुलशेष जी का वो रहा सब, और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब चल रहा है और काफ़ी इसका वो लाभ ले रहे हैं जनता। स्वर्गीय कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से स्वर्गीय सुमन जी की स्मृति में जो 22वीं अखिल भारतीय व्याख्यान माला भारतीय ज्ञानपीठ में सतत प्रसारित होती रहती है, उसमें गांधी जी के सर्वधर्म समभाव पर व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। बहुत ही प्रेरक, मार्गदर्शक और वर्तमान युग के अनुरूप यह व्याख्यान था। आज जो हमारे आदरणीय कृष्णमंगल सिंह कुलशेष जी ने, जो हमारे कुलपति जो विक्रम विश्वविद्यालय के थे, मुझे भी सौभाग्य था कि जब मैं पढ़ता था तब वो हमारे कुलपति भी थे, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी, और उनकी पावन स्मृति में ये जो व्याख्यान माला हमारे आदरणीय कुलशेष जी ने शुरू की थी, तब से मैं यहाँ पे मतलब सुनता आ रहा हूँ और उस हर कार्यक्रम में मैं मतलब उपस्थित भी हूँ। और इसमें अच्छे जो विद्वानों से मुलाकात करने का भी मौका मिला उस समय जब यहाँ कार्यक्रम, अभी आज ऑनलाइन भी जो उनको हो रहा है, वो भी हमको बहुत एक अच्छा वो मिल रहा है। और हमें नए नए विद्वानों से मिलने का एक सौभाग्य जो मिलता है, उनकी व्याख्यान माला से हमको जो नई ज्ञान की बातें और ये सब भी मिलती हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छा लगा हूँ ये इसका प्रचार सब जगह होना चाहिए और कम से कम शिक्षण संस्थाओं नई पौधों को, नए बच्चों को पता लगाना चाहिए हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इसलिए इस तरह की भावनाएं प्रचारित होना चाहिए हैं। अब समय बदल गया है और समय बदलने के साथ और आवश्यक हो गया है कि हम, क्योंकि चुनाव और पैसा संबंधी सारी बातें हो रही हैं और देश को तोड़ने की बातें हो रही हैं,
उसको जोड़ने की बात नहीं हुई, इसलिए सद्भावना की आज बहुत ज़रूरत है, यही मेरा कहना है। यह जो व्याख्यान माला है, इससे जुड़ने का अवसर मेरे लिए सौभाग्य से कम नहीं है, क्योंकि यह व्याख्यान माला शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति व्याख्यान माला, जो कि आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी की स्मृति में आयोजित होती है, यह सर्वस्पर्शी है, सर्वजन स्पर्शी है। समाज का ऐसा कोई पहलू नहीं है, मानव जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो कि इस पे चर्चा का विषय न बनता हो। चाहे न्यायिक क्षेत्र की बात करें, न्यायिक सक्रियता की बात करें, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे हम ऊर्जा की बात करें, चाहे हम सामाजिक बदलाव की बात करें, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर इस व्याख्यान माला में, और सबसे बढ़कर सद्भावना समरसता, जो कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, किस प्रकार से सद्भावना समाज के विभिन्न वर्गों के बीच स्थापित की जाए, कैसे यह समरसता समाज में स्थापित हो, इस दिशा में यह जो व्याख्यान माला काम कर रही है, जो इन उद्देश्यों को लेकर है जो व्याख्यान माला अपने दिशा में आगे बढ़ रही है। यह मुझे लगता है उज्जैन जैसे शहर से इस व्याख्यान माला का प्रसारण होना, इस व्याख्यान माला का उज्जैन में आयोजित होना एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है, जिसका प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ता है और पड़ेगा। जो वक्ता हैं वे संपूर्ण देश से आते हैं, जो सुनते हैं वे संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आज जब इसका ऑनलाइन प्रसारण हुआ है तो मुझे लगता है यह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी इसने प्राप्त कर लिया है। तो यह जो व्याख्यान माला है नित्य नए स्वरूप में हमारे सामने है और विस्तार इसका हो रहा है, और जिस तरह के चिंतन, जिन बातों पर चिंता यहाँ होती है, जिन विषयों पर चिंतन यहाँ होता है, वह इस समय राष्ट्र की आवश्यकता है। कई बार तो ऐसा भी प्रतीत होता है वे चिंतन की धुरी हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। उन सभी विषयों का सही दिशा में विचार होना और समाज के सामने उन अच्छे विचारों का जाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी पूर्ति है व्याख्यान माला करती है। मैं आयोजकों को इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस परंपरा को सदैव आगे बढ़ाते रहें और हमें और इस समाज को नए और अच्छे लोगों को जानने और सुनने का मौका मिल सके। पिछले 22 वर्षों से मैं भी इस व्याख्यान माला का श्रोता रहा हूँ और मैंने ये पाया है कि इसमें बुलाए गए अतिथि जिन महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात कहते हैं वो बहुत प्रामाणिक और बहुत बोधगम्य होती है, हृदय को छूती है। श्रद्धेय कुलश्रेष्ठ जी का यह कदम निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर उन्हें बहुत श्रद्धा के साथ भी याद करता हूं और याद करता हूं डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी सुमन को, जिनकी प्रेरणा से ये व्याख्यान माला 22वीं सोपान पर चढ़ी है। पहला जो व्याख्यान माला यहाँ पे हुई थी, तब से मैं बड़े सर यानी कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के साथ में मैंने काम किया है। यही कैंपस था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ से लेकर के ग्रैंड होटल्स और जगह जगह होता रहा, उसमें किया है। लेकिन व्याख्यान माला में जो प्रोफेसर सोलंकी जी का जो हुआ है, उसने सच में आंखें खोल दी है। हम लोगों का बहुत सीमित दायरा है कि इसके लिए हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, हम वायु प्रदूषित कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन हमारा दायित्व क्या है ये हमको देखना है। और बहुत ही नई नई चीज़ें उन्होंने बताई है। आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं, वाकई प्रकृति का इतना गर्म होना, बड़े बड़े ग्लेशियर का नीचे, और हम लोग हेलीकॉप्टर का बहुत उपयोग करते, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, तो चिपको आंदोलन की फिर से ज़रूरत है। और साथ ही इनका उपयोग जो हम बताए थे उन्हें, पेट्रोल है, खनिज है, इसका हमें कम से कम या नहीं के बराबर करना है। सद्भावनापूर्ण व्याख्यानों का क्रम निरंतर जारी है। व्याख्यानमाला में कल 5वें दिवस पर हमारे मुख्य वक्ता होंगे माननीय श्री लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी, पूर्व उप महानिर्देशक, आकाशवाणी एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार। उनका व्याख्यान विषय होगा साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की राह। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी, पूर्व कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। आप सभी का धन्यवाद एवं कल के आयोजन में पधारने के लिए पुनः अनुरोध है।